आज से करीब 1 साल पहले मेरे स्कूल ने मुझे स्वाति शर्मा जो कि यूपीएससी टॉपर है उनका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। उनकी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 15 थी। तो जब हमने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने मेंस में इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करे, तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी आंसर फ्रेमिंग बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने हमसे कहा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, बहुत नॉलेजेबल रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो कुछ भी होता है वो उसे लिखकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनकी आंसर फ्रेमिंग, आंसर राइटिंग बहुत वीक रहती है और इसलिए वो टॉपर नहीं बन पाते। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आंसर फ्रेमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना कुछ भी अच्छे से क्यों ना पढ़ लें, यहाँ पर सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन उसे अगर आप लिखकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। और इसीलिए आपके गुरु भैया आज हाजिर हो गए हैं लेकर एक बहुत ही शानदार वीडियो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम आंसर राइटिंग मास्टर क्लास। आज की इस मास्टर क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको आंसर फ्रेमिंग में कोई भी दिक्कत क्यों ना आती हो वो सारी खत्म हो जाएंगी और आप भी एक टॉपर बन जाएंगे। जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, दिमाग में जो कुछ भी आपके होगा उसे आप लिखकर भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है ये मास्टर क्लास है, तो वीडियो का ड्यूरेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स कट टू द चेज। तो आंसर राइटिंग की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। वीडियो का ड्यूरेशन कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस मास्टर क्लास को 3 लेवल्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले फाउंडेशन, बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है ना, तो आगे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकेंड लेवल आता है फ्रेमिंग का लेवल, जहां पर हम आंसर फ्रेमिंग करना सीखेंगे। लेकिन इस लेवल पर भी हम गलतियां करेंगे, हम सही से आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे और इसीलिए फिर हम आखिरी स्टेज परफेक्शन की तरफ जाएंगे कि परफेक्ट आंसर कैसे लिखे जाते हैं। सारी गलतियों को ठीक करेंगे, सब कुछ समझेंगे और फिर कंक्लूजन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जितने भी डाउट्स हैं उनका आंसर आपको मिल जाएगा और आप सही से आंसर फ्रेम कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, स्टेज 1 में हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे, तो मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आंसर को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका निकल कर आता है, या तो हम वर्ड में आंसर कर देंगे, सिर्फ एक वर्ड लिख देंगे, या फिर हम एक सेंटेंस लिखेंगे और हमारा आंसर पूरा हो जाएगा, फुल मार्क्स हमको मिलेंगे। दूसरा तरीका आता है हम आंसर पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि ह्यूमैनिटीज़ में आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़ निकल कर आती है, पैराग्राफ्स में भी हम आंसर लिख सकते हैं। हम पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और वर्ड या फिर सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम डिसाइड कैसे करें कि आंसर हमें कैसे लिखना है, इन 3 तरीकों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है और अपनी स्किल्स को सही से यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जो 3 तरीके हमारे पास हैं आंसर्स को फ्रेम करने के, उसमें से जो पहला तरीका है वर्ड और सेंटेंस वाला, यहाँ पर स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्वेश्चन को समझने की। अगर क्वेश्चन इस टाइप का है जहाँ पर आंसर आपको या तो सेंटेंस में करना है या फिर वर्ड में करना है, तो वहाँ पर आप पॉइंट्स में, पैराग्राफ्स में आंसर कर ही नहीं सकते। मतलब जब वर्ड या फिर सेंटेंस की बात आती है तो ये क्वेश्चन हमें खुद बता देता है कि आपको इसका आंसर या तो वर्ड में करना है या फिर सेंटेंस में करना है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये मत बोलिएगा भैया आपने तो पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्पल डाल दिए, मेरा तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने इजी क्वेश्चन डाले हैं, आप समझ पाएंगे। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आंसर फ्रेमिंग आप कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में हर एक सब्जेक्ट में आंसर फ्रेमिंग सिमिलर तरीके से ही करी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो भाई क्वेश्चन ने खुद सीधे सीधे बोल दिया है कि आपको सिर्फ नाम बताना है, तो इसका आंसर हम वर्ड में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ILO। भाई ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? अपने आप हमें बता दिया गया है कि आपको वर्ड्स में आंसर करना है, या फिर आप एक सेंटेंस लिख देंगे कि द फुल फॉर्म ऑफ ILO इज, और फिर आप फुल फॉर्म लिख देंगे। तो क्वेश्चन खुद हमें बता देता है कि आपको आंसर वर्ड में करना है या फिर सेंटेंस में करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल कर आते हैं एग्जाम में जो खुद आपको बताएंगे, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सही से पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बताएं गलती क्या करते हैं,
फर्स्ट पीएम को पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि पहले पीएम कौन थे, उनका नाम क्या था, वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी, जो दिमाग में आएगा सब कुछ लिख देंगे। ILO के बारे में भी सब कुछ लिख देंगे, फिर फुल फॉर्म लिखेंगे। ये सरासर गलत है। अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ नाम पूछा गया है तो आप सिर्फ नाम लिखेंगे, सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया है तो सिर्फ और सिर्फ आप फुल फॉर्म लिखेंगे। अपना एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो एग्जामिनर रहेंगे वो आपकी हरकत देखकर खुश नहीं होंगे कि इस बच्चे को बहुत कुछ आता है, गुस्सा हो जाएंगे कि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं पॉइंट्स या फिर पैराग्राफ्स की, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो हमें बताता ही बताता है कि आपको पॉइंट्स में या फिर पैराग्राफ में आंसर करना है, लेकिन साथ में हम अपनी स्किल्स भी यूज़ करते हैं। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिए। ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। पॉइंट्स में आंसर लिखने की हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पॉइंट्स हमें याद ही नहीं आते। मतलब हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमें पॉइंट्स याद आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे समय फिर हमें अपना आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए। खास तौर पर हिस्ट्री में ऐसा होता है। हिस्ट्री में 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दिमाग घूम जाता है, यार पॉइंट्स ही नहीं आ रहे, तो वहाँ पर फिर आप पैराग्राफ में आंसर लिख सकते हैं। आप 4-5 पैराग्राफ बना देंगे, या फिर आपको लगता है आप और ज़्यादा लिख सकते हैं तो आप और ज़्यादा लिख देंगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे, वरना आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में ही लिखें। लेकिन इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में कभी भी आंसर पॉइंट्स में नहीं लिखे जाते हैं। लैंग्वेज के आंसर हमेशा पैराग्राफ में लिखते हैं, ये हम कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदारो। यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि आपको फीचर्स बताना है। एक फीचर के बारे में नहीं बोला, 2 फीचर के बारे में नहीं बोला, 3 फीचर के बारे में नहीं बोला, आप पर छोड़ दिया है कि आपको फीचर्स बताना है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वर्ड और सेंटेंस में तो हम आंसर नहीं लिख सकते, या तो हमें पॉइंट्स में लिखना है या फिर हमें पैराग्राफ में लिखना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के लिए आया है, और उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हमें कितने पॉइंट्स या फिर कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं। अभी के लिए बस इतना आप याद रखिए, बाकी आगे इसे अभी हम कवर करेंगे। तो जो हमारा इस मास्टर क्लास का लेवल 1 है, उसमें बस आपको इतना अच्छे से समझना है कि आंसर को आप या तो एक वर्ड सेंटेंस में लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं पॉइंट में, या फिर आप लिख सकते हैं पैराग्राफ में। आपको अपनी स्किल्स का यूज़ करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर ये 2 चीज़ आप कर लेते हैं तो एकदम परफेक्ट आंसर आप लिख पाएंगे। तो बेसिक्स में ये चीज़ आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है हमारा लेवल नंबर 2, जहाँ पर हम फ्रेमिंग सीखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर हम फ्रेमिंग तो करेंगे, लेकिन साथ में कुछ गलतियाँ भी करेंगे, और उन गलतियों को हम लेवल नंबर 3 पर बिल्कुल ठीक कर देंगे, और फाइनल आंसर्स हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस लेवल को भी बहुत अच्छे से सुनिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन लीजिए। वैसे भी आखिरी बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद बताने का मौका ही नहीं मिलेगा। 12 अगस्त 2024 यानी परसों से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। हमारी वेबसाइट पर, हमारी एप्लीकेशन पर ये लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। 5 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। इन लाइव क्लासेस में अगर आप एनरोल करते हैं तो बोर्ड्स का, CUT का पूरा सिलेबस हम आपका कराएंगे। लाइन बाय लाइन लाइव एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, आपके डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, लाइव नोट्स हम आपके साथ बनाएंगे, आपके सारे डाउट्स सॉल्व करेंगे। जो कुछ भी ज़रूरी है आपको टॉपर बनाने के लिए, वो सब आपको इन लाइव क्लासेस में देखने को मिलेगा। 350+ सब्जेक्ट एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो ज़रूर से कर लीजिए। मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए। प्राइजेस मैं इंक्रीज नहीं करता हूं, वेबसाइट की अलग से एक टीम है। तो 12 तारीख को 12 बजे सारे ऑफर्स एंड हो जाएंगे। आप अगर कूपन कोड अगस्त यूज करते हैं तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, जो पहले 50 बच्चे रहेंगे, उन्हें ये प्राइजेस देखने को मिलेंगे। कोर्सेज के प्राइजेस सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट के लिए आप एनरोल करते हैं तो 1449 में पूरे बोर्ड्स का, CUT का सिलेबस हम कराएंगे। 9 से 10 महीने तक आपके पास इन कोर्सेज का एक्सेस रहेगा। जितनी बार आप रिकॉर्डिंग्स देखना चाहे उतनी बार देख सकते हैं, और लाइव तो आप अटेंड करेंगे ही। लेकिन अगर आप पैकेजेस परचेज करते हैं तो भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। मात्र 2049 में 2 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे।
3 सब्जेक्ट का अगर आप पैकेज लेते हैं तो 2949 में 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब सोचिए 10 महीने आपको हमारे कोर्सेज का एक्सेस रहेगा और करीब करीब 1000 रुपये में एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। मतलब सिर्फ 100 रुपीज़ पर मंथ। इतने रुपए में तो पिज्ज़ा भी नहीं आता है। आप बाहर खाने जाएंगे तो इससे ज़्यादा रुपये आपको लग जाएंगे। इकोनॉमिक साइकोलॉजी में अभी भी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, तो 999 में ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ये आपको अलग से परचेस करना पड़ेंगे, इनका पैकेज नहीं है। तो ज़रूर से एनरोल करिए। 12 तारीख से लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। टाइम टेबल हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, सब कुछ आपको बता दिया है। आप एप्लीकेशन से भी एनरोल कर सकते हैं, वेबसाइट से भी कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ लाइव क्लासेस में। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आंसर वर्ड या फिर सेंटेंस में लिख रहे हैं तो वहाँ पर आंसर फ्रेमिंग का रोल ही खत्म हो जाता है। वो तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे। लेकिन जब हम शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर भाई पॉइंट्स और पैराग्राफ्स में हमें आंसर लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेमिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हम मार्क्स देखेंगे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया है, और साथ में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये 2 चीज़ें अगर हमने कर ली तो हम सही से फ्रेमिंग कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में 2 बार आया। एक बार वो 1 मार्क के लिए आया, एक बार वो 2 मार्क के लिए आया। तो अब दोनों बार में आंसर हम सेम नहीं लिखेंगे, आंसर हमारे बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। अगर वो सिर्फ 1 मार्क के लिए आया है तो या तो एक वर्ड में उसका आंसर होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन डिफरेंट है तो उसमें हम एक सेंटेंस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूएन। यूएन का फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि यूएन से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने पैराग्राफ में आंसर लिखा है और 3 पॉइंट्स मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है तो सिर्फ पहला वाला सेंटेंस आप लिखेंगे और आपका आंसर पूरा हो गया। इसके आगे आपको और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क के लिए आया है और 1 मार्क के लिए अगर आप इतना लिख देते हैं तो वो बहुत है। लेकिन अगर आपका मन करता है कि नहीं, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो फिर एक सेंटेंस आप और लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसे फिर आप पैराग्राफ में लिख देंगे, एक पैराग्राफ आप बना देंगे, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा इतना काम आपको करना है। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि आप फुल फॉर्म बताइए और ईयर बताइए, तो आपने फुल फॉर्म भी बता दिया, ईयर भी बता दिया, आधा आधा मार्क मिला, 1 मार्क हो गया। तो इतना सा लिखकर आप छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय यूएन, तो फिर आप चाहे तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन एकदम शॉर्ट में। तो 1 मार्क के लिए बिल्कुल भी दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे आता है उतना आप एक पैराग्राफ में, एक सेंटेंस में या फिर एक वर्ड में लिख कर छोड़ देंगे और मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क के लिए आ जाता है तो फिर आपको 2 पॉइंट्स तो बनाना ही होंगे। तो ब्लैक वाले जो फॉन्ट मैंने लिखा हुआ है ये आपका बन जाएगा पॉइंट नंबर 1, नीचे वाला बन जाएगा पॉइंट नंबर 2। और अगर आप चाहें आप और ऐड करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 3 को भी आप पॉइंट नंबर 2 के साथ मर्ज कर देंगे। बड़ा आंसर बन के रेडी हो गया। 2 पॉइंट्स आपने बना दिए, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो 2 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब हम ज़्यादा पॉइंट्स लिख रहे होंगे। क्वेश्चन एकदम सेम है, लेकिन कितने मार्क के लिए वो आया है उस पर डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये इम्परफेक्ट आंसर है। अब ये इम्परफेक्ट क्यों है ये अभी के लिए आप गैस करिए, आगे अभी हम इसे क्लियर करेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन वो 2 मार्क्स के लिए आया है और फिर वो 4 मार्क्स के लिए आया है। और क्वेश्चन है डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। फिर से यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कितने फीचर्स लिखना है, क्या लिखना है, सब हमें मन से करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे वो कितने मार्क्स के लिए आया है और उस हिसाब से हम अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। अब इसे हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया है तो भाई 4 पॉइंट्स तो हमें लिखना ही पड़ेंगे। तो हम बड़े बड़े 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को समझाएंगे। तो भाई एग्जामिनर जो होंगे वो बोलेंगे कि हाँ भाई इस बच्चे ने 4 पॉइंट्स अच्छे से लिखे हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसे 4 में से 4 दे दिए जाए। तो सिंपल से आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये आंसर भी इम्परफेक्ट है, इसमें भी हमने कुछ गलतियाँ करी हैं, आगे अभी हम उसे देखेंगे। अब लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ जाता है तो हम आंसर में ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन आंसर को हम कर देंगे शॉर्ट। पहले इतना बड़ा आंसर हमने लिखा था, अब हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और अगर आप मेरी बात माने तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 अच्छे पॉइंट्स आप लिखेंगे। आप चाहे तो इन्हें मर्ज भी कर सकते हैं।
इन दोनों को जोड़कर आप 1 पॉइंट बना सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर आप 1 पॉइंट बना सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट भी लिख कर आएंगे, छोटे छोटे भी 2 पॉइंट लिखेंगे, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये तो मैंने बड़ा आंसर लिख दिया, इतना भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए, अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी आंसर इम्परफेक्ट है। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट जानबूझ के ऐड कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो अभी के लिए इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने मार्क्स का आंसर हम लिखेंगे। अगर आपको पॉइंट्स बनाते नहीं बन रहे हैं तो फिर आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। 4 मार्क्स के लिए आप 2 बड़े बड़े पैराग्राफ बना सकते हैं, 4 छोटे छोटे पैराग्राफ आप बना सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए 1 बड़ा सा पैराग्राफ आप बना सकते हैं या 2 छोटे छोटे पैराग्राफ आप बना सकते हैं। तो आपके ऊपर है, लेकिन एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने रिलेवेंट पॉइंट्स आपको लिखना है। मार्किंग स्कीम में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर 8 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है तो साफ साफ मार्किंग स्कीम में लिखा रहता है कि अगर बच्चे ने 8 रिलेवेंट पॉइंट्स लिखे हैं तो इसको 8 मार्क्स दे दिया जाए। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने सही पॉइंट तो आपको लिखना पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास सिर्फ 1 पॉइंट है लेकिन उसे घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से आप लिख देंगे, आंसर बड़ा कर देंगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। चेकर को आपकी लेंथ से लेना देना ही नहीं होता है, वर्ड लिमिट दी जाती है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना चाहिए। कभी कभी वो एक्सीड भी हो जाती है, चलता है, लेकिन जानबूझकर नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको लेवल 2 एकदम क्लियर हो गया होगा। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी एक कमेंट कर दीजिए जिससे यूट्यूब को मालूम चले कि वीडियो अच्छी है और आगे ये वीडियो पुश हो। तो कोई भी एक कमेंट कर दीजिए, एक हार्टी बना दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ, जो है परफेक्शन। मतलब अब हम ऐसा आंसर डिजाइन करेंगे जहां पर हमारे मार्क्स कट ही नहीं सकते। अब बेसिक्स हमारे क्लियर है, हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कैसे करना है, बस अब फाइनल जो चीज़ें हैं उन्हें हमें सही से करना है। तो फाइनल स्टेज में हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को इन्हेंस करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, सब हेडिंग्स देंगे। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होता है, इसके पीछे भी हमें क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ये काम हम सही से नहीं कर पाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा और पेपर हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जो आंसर्स मैंने आपको स्टेज 2 में फ्रेम करके दिए थे, अब उन्हीं को हम ठीक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय यूएन, तो इसे हम ठीक करते हैं। अगर हम एक पैराग्राफ में आंसर लिख देते हैं ना तो ठीक है, लेकिन वो बहुत जमता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम आंसर को पॉइंट में कर देंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एग्जामिनर आपको 1 मार्क इसके लिए देंगे, 1 मार्क इसके लिए देंगे और आपको 2 में से 2 मार्क मिल जाएंगे बिना कोई टेंशन के। और एक और चीज़ हम ये करेंगे, जब हमारा पूरा पेपर हो जाएगा, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हमें जो वर्ड्स, जो लाइंस इंपॉर्टेंट लगती हैं उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे। जैसे यूएन का फुल फॉर्म मैंने अंडरलाइन कर दिया, ईयर अंडरलाइन कर दिया और मैंने लिख दिया कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को अंडरलाइन कर दिया, एजेंसीज को अंडरलाइन कर दिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम आखिरी में अंडरलाइन करेंगे। इसे स्टार्टिंग में मत करिएगा, वरना पता चले बाद में आपके पास टाइम ही ना बचे। पहले पूरा पेपर करिए और आखिरी में ये सारे काम आप करेंगे। लेकिन अभी भी ना इस आंसर में एक कमी है, चलिए उस कमी को भी दूर करते हैं, और वो है सब हेडिंग्स की कमी। तो यहाँ पर हम सब हेडिंग्स भी दे देंगे। अगर आप मेरी माने तो 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये करना इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर आप सब हेडिंग नहीं भी देते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 3, 4, 5, 6 और जो हमारा 8 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें तो सब हेडिंग ज़रूर से देना चाहिए। हिस्ट्री में 8 वाले मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार सब हेडिंग हमारे दिमाग में नहीं आती है, तो कोई बात नहीं। 8 वाले में अगर आप सब हेडिंग नहीं देते हैं, फ्लो चार्ट नहीं बनाते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पैराग्राफ में भी आंसर करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में करने का ट्राई करना चाहिए। लेकिन 3, 4, 5, 6 वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सब हेडिंग ज़रूर से बनाएं, और फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं तो उसे भी बनाएं। आगे अभी हम इसे कवर करेंगे। तो ये आंसर एकदम परफेक्ट हो गया। तो अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप सब हेडिंग भी देंगे, अंडरलाइन भी करेंगे, अपने आंसर को अच्छा बनाएंगे। अब चेकर आपकी ये हेडिंग देखेंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा इस बच्चे से सब कुछ बनता है, तो ये करना अच्छा रहता है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर पॉलिसी वाला आंसर हमने ऐसा फ्रेम करा था, मज़ा नहीं आया, इसे भी ठीक करते हैं। हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर ली सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है और हमने सब हेडिंग यहाँ पर दे दी। अब देखिए आंसर कितना अच्छा हो गया। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, सब हेडिंग के अंदर 1 से ज़्यादा पॉइंट भी बना सकते हैं। इसको आपने 1 पॉइंट दे दिया और नीचे आपने 2 दे दिया।
आप चाहें तो इसको फिर 3 दे सकते हैं, इसको 4 दे सकते हैं, नीचे एक और पॉइंट बना दिया, इसको 5 दे सकते हैं, इसको 6 दे सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि आपने इसको 1 दिया, इसी सब हेडिंग के नीचे दूसरे पॉइंट को 2 दिया, और फिर आपने जो अगली सब हेडिंग दी उसके नीचे आपने 3 ना लिखकर फिर से 1 लिख दिया। तो ये आपकी मर्जी है, 1 के बदले आप A B भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कुछ बच्चे तो ये भी करते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फिर 2 के नीचे A लिख देते हैं, 2 के नीचे 2 भी लिख देते हैं, मतलब पॉइंट्स के नीचे सब पॉइंट्स भी वो बना देते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस हिसाब से आंसर फ्रेम करना चाहें आप कर सकते हैं। जब आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये आंसर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें एक कमी है। अगर टाइम हमारे पास बचता है तो जो सब हेडिंग्स हमने बनाई है ना, सेम इन्हीं को हम फ्लो चार्ट में भी लिख देंगे। फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हम अच्छे से फ्लो चार्ट बनाएंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, फिर इसी को नीचे हम एज अ सब हेडिंग लिखेंगे, और फिर नीचे हम पॉइंट 1, पॉइंट 2, या सिर्फ अगर आप एक पॉइंट बना रहे हैं क्योंकि 4 मार्क्स में 4 पॉइंट आप बना देंगे इनफ है, तो हम पॉइंट 1 बनाएंगे, लिखेंगे, फिर दूसरी सब हेडिंग ये वाली यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे और नीचे अपना पॉइंट बनाएंगे। तो 4 सब हेडिंग हम लिखेंगे, 4 फ्लो चार्ट में पॉइंट्स लिखेंगे, और नीचे 4 पॉइंट्स भी लिख देंगे। तो मतलब फ्लो चार्ट, फिर फ्लो चार्ट के नीचे सब हेडिंग, और फिर नीचे आपका पॉइंट। तो एक बहुत ही प्यारा आंसर बन के रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पर अब मैं ट्विस्ट लेकर आता हूँ, मैं बोलता हूँ सेम क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए आ जाता है, या किसी भी सब्जेक्ट में लॉन्ग उसमें आ जाता है, मतलब लॉन्ग आंसर वाले सेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है आप अभी तक समझ गए होंगे, वो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। और ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आया है तो फ्लो चार्ट्स में जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं वो भी हम ज़्यादा लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आ जाता कि सिर्फ 3 फीचर बताइए तो आप सिर्फ 3 बताते, लेकिन इन 3 सब हेडिंग के नीचे आप पॉइंट्स ज़्यादा लिख देते। मतलब अगर ये सब हेडिंग आपने यहाँ पर दी हुई है, एक कोई भी सब हेडिंग आपने दी हुई है, तो आप 1 पॉइंट लिखते, 2 लिखते, दूसरे के नीचे भी आप 2 पॉइंट लिखते, तीसरे के नीचे भी आप 2 पॉइंट लिखते, तो टोटल में आपके 6 पॉइंट्स हो जाते, 6 मार्क्स आपको मिल जाते। तो यहाँ पर दिमाग आपको दौड़ाने की ज़रूरत है, क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन में अगर 3 पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं तो अगर आपके दिमाग में 6 आते हैं तो आप 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये गलती मत करिएगा कि आप 5 लिख कर आ गए। अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 5 लिख कर आएंगे तो चेकर आपको 5 ही मार्क देगा। तो या तो आप 3 लिखिए या फिर 6 लिखिए। 3 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, सब हेडिंग को कुछ इस तरीके से लिखिए कि उसके अंदर आप ज़्यादा पॉइंट लिख पाए, और उसके बाद फिर उसके अंदर आप 6 या 6 से ज़्यादा पॉइंट लिख दीजिए। स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो मास्टर क्लास का आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देंगे, एक पैराग्राफ आप बना देंगे। कंक्लूजन में बहुत सारे बच्चों को लगता है बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंक्लूजन आप ऐसे लिख सकते हैं, अब ये नहीं कि गुरु भैया ने यही पॉइंट्स दे दिए तो हम यही लिखेंगे, आप मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके होते हैं। इन समरी द की पॉइंट्स आर टू कंक्लूड द मेन टेक अवेज, अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज, इन ब्रीफ द सोल्यूशन इन्वॉल्व्स, ओवरऑल दिस मीन्स दैट। मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा कंक्लूजन, 2 से 3 लाइन में कंक्लूजन लिखिए और आगे बढ़िए। तो ये होता है आंसर फ्रेमिंग करने का सही तरीका। अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसे बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करिए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें दिमाग में क्लिक होंगी और आप सही से आंसर फ्रेम कर पाएंगे। और मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अगर आपने कभी भी हमारी वेबसाइट को या फिर हमारी एप्लीकेशन को विजिट करा है, या फिर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो ये चीज़ आपको मालूम होगी कि आज से 3 साल पहले मैंने अपना आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च करा था, जिसकी प्राइस सिर्फ 149 रुपीज़ है। मतलब 3 साल पहले से मुझे मालूम है कि ह्यूमैनिटीज़ में आंसर फ्रेमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि उस कोर्स को 350 प्लस स्टूडेंट्स ने परचेज करा हुआ है। वो एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। तो इस मास्टर क्लास में मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, वरना उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। बस यही मुझे आपको बताना था। तो वो कोर्स मैंने बनाया है, तो उससे एक चीज़ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमैनिटीज़ में सच में आंसर फ्रेमिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लिटरली 3 साल पहले वो कोर्स मैंने लॉन्च करा था, जिस समय कोविड चल रहा था, और बहुत ही प्यारा कोर्स है। मैंने कभी भी उसको पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, इसलिए उसका प्राइस सिर्फ 149 रुपीज़ है।
फ्री में भी दे सकता था, लेकिन लोग फ्री की चीज़ की कभी वैल्यू नहीं करते। ये चीज़ मैंने आजमा ली है, इसलिए मैंने उसको फ्री नहीं रखा। बट मेरा ये था कि हर एक बच्चे को आंसर फ्रेमिंग बनना चाहिए, इसलिए मैंने टैक्स वगैरह इंक्लूड करके सिर्फ 149 ही प्राइस रखा कि कोई भी इसे अफोर्ड कर पाए। तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, ज़रूर से करिए। और आखिरी में फिर से वही कहना चाहूँगा, 12 तारीख से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। एंड स्क्रीन पर पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, ज़रूर से एनरोल करिए। लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर बन जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो मैं आपसे मिलता हूँ लाइव स्ट्रीम में आगे बहुत सारी वीडियोज़ में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। आगे मिलता हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टहल।